हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और इंडियन इकोनॉमी की PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग व्यवहारिक अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे और आज की श्रृंखला में हम आपको क्वेश्चन नंबर 26 और उसके आगे के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। पॉइंट नंबर 2, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, जो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम है वो 1996-97 में शुरू किया गया था। यह बात सही है। यह एक केंद्रीय सहायता कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, जो कि वर्तमान में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। यद्यपि इसका जो उद्देश्य था वह सिंचाई परियोजनाओं को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना था, न कि किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराना, और इस कारण यह तथ्य गलत हो जाएगा। दूसरा, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता विकास के लिए शुरू किया गया था। देखिए, यह स्टेटमेंट सही है कि 1974-75 में जो प्रमुख सूक्ष्म और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं थी, उसमें जल उपयोग की दक्षता को बेहतर करने के उद्देश्य से कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। वर्ष 2004 में इसको पुनर्गठित किया गया और इसके साथ साथ इसको एक कमांड एरिया डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट के रूप में इसका नाम बदला गया। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है, आप इसमें 2 लगाएंगे, यानी कि बी। कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी, पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी, श्रम घटाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो 27th का आपका क्वेश्चन है वो सिंपल बात ये कह रहा है कि जो लकड़ी के हलों का इस्तेमाल किसान करते थे भूमि की जुताई के लिए, उसके स्थान पर अगर हम स्टील का यानी इस्पात का हल प्रयोग करते हैं तो इसे हम किस चीज़ का उदाहरण मानेंगे? ठीक है, यह प्रौद्योगिकी के रूप में हुई तो प्रगति मानी ही जाएगी, क्योंकि लकड़ी के बजाय स्टील के सामान से आपकी जुताई करने में आसानी भी होगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होगी। ठीक है, जो प्रभावी पूंजी इनपुट में वृद्धि को प्रदर्शित करती है। इसीलिए कृषि में जो काष्ठ का हल है, जो लकड़ी का हल है, उसके स्थान पर इस्पात के हल को पूंजी संवर्धन में तकनीकी प्रगति के तौर पर मानेंगे। यद्यपि ये पूंजी बढ़ाने वाली तकनीकी प्रगति ही मानी जाएगी, ये पूंजी घटाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति नहीं मानी जाएगी। और श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें श्रम में तो निश्चित तौर पर कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? देखिए, बीज ग्राम की जो संकल्पना थी, वो वास्तव में एक गांव ऐसा लिया जाता था मॉडल विलेज के तौर पर, जहां किसानों का एक प्रशिक्षित समूह केवल बीजों यानी जो फसल में लगने वाले बीज होते हैं उनकी खेती करता था। ठीक है, विभिन्न फसलों के लिए अलग अलग तरह के बीज तैयार किए जाएंगे गांव में, और आसपास के अन्य किसानों को और गांवों को वे बीज सप्लाई किए जाएंगे। यह एक तरीके से बहुत ही कॉस्ट को कम करेगा, क्योंकि बहुत दूर से बीज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना होगा, और जो सीड विलेज होगा उसका फ़ायदा ये होगा कि वे सीड्स का उत्पादन करके तेज़ी से लाभ भी कमा सकेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो इस पे पूछा जाए सर्वोत्तम वर्णन क्या है? किसानों को अपने ही खेत के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और दूसरों से बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना, ये नहीं है। क्योंकि आप एक मतलब गाँवों के एक क्लस्टर में से एक गाँव को जो सीड बैंक की तरह या सीड ग्राम की तरह उसको हम डेवलप कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा,
किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना। तो इसके अंतर्गत मूल रूप से यही काम में हो रहा है कि एक गांव के किसानों को हमने बीज उत्पादन की ट्रेनिंग दे दी, वो क्वालिटी सीड्स उत्पन्न कर रहे हैं और आसपास के लोगों को क्वालिटी सीड्स लो कॉस्ट पर दे रहे हैं। तो यह स्टेटमेंट सही है। तीसरा, कुछ गांवों को अनन्य रूप से प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए उद्दिष्ट करना, नहीं, प्रमाणित बीज विभिन्न प्रकार के बीजों के जो क्वालिटी वाले हों, और गांवों में उद्यमियों को अभिज्ञात करना और उनके बीज कंपनियों की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना, यह भी सही नहीं है। तो इसमें केवल बी पॉइंट सही है, आप इसमें बी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 8 मूल उद्योगों के सूचकांक, IIP की बात कर रहे हैं, में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? कोयला, विद्युत, उर्वरक, इस्पात। देखिए, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, IIP है, इसका जो प्रकाशन है वो आर्थिक सलाहकार कार्यालय करता है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के। ठीक है, इसमें 8 प्रमुख उद्योगों का जो सूचकांक होता है उसमें 8 इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जिसमें कि आप यूँ मान के चलिए कि कोयला होता है, कच्चा तेल होता है, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत, इतने उत्पाद इसमें सम्मिलित होते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा महत्व जिसको दिया जाता है इस उत्पाद की श्रृंखला में, इस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा महत्व जिसको दिया जाता है वो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला एरिया और पेट्रोलियम रिफाइनरी है। लेकिन इस प्रश्न में वह ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो उत्पादन में भार प्राप्त है वो विद्युत उत्पादन है। तो आप इसमें बी लगा दीजिए, बी इसका सही जवाब होगा। अगला, गन्ने का उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस, को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? नंबर 1, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, कृषि मंत्रालय का विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि उत्पाद विपणन समिति APMC। देखिए, जो FRP होता है और जो MSP होता है, बाकी सारे फसलों के लिए MSP की घोषणा होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए की घोषणा होती है, और गन्नों के लिए फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस की घोषणा होती है। ये जो FRP की घोषणा है, यह घोषणा भी CACP की रिकमेंडेशन पर ही की जाती है। CACP इसमें संबंधित स्टेक होल्डर्स, राज्य सरकारों आदि की राय लेता है, और CACP की यह घोषणा निश्चित तौर पर आर्थिक मंत्रालयों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित होती है। लेकिन घोषणा का अनुमोदन जो आधार है वो CACP की रिकमेंडेशन है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस का। तो इसमें आप चूंकि प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन अनुमोदित करता है, तो अनुमोदन इसमें आर्थिक मंत्रालय के मंत्रिमंडलीय समिति की होती है, लेकिन घोषणा का आधार CACP होता है। तो चूंकि प्रश्न अनुमोदित का है तो आप आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ही लगाएंगे, फिर आप इसमें कृषि मूल्य एवं लागत आयोग को नहीं महत्व देंगे। अनुमोदन इसमें जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का होता है। हालांकि जो CACP है वो राज्य सरकारों से, अन्य स्टेक होल्डर से कंसल्ट करके इसकी सलाह देती है और उसके बाद इसका अनुमोदन प्राप्त करती है किससे? जो आर्थिक मामलों का मंत्रालय होता है। ठीक है, मंत्रिमंडलीय समिति होती है। तो ए लगाएंगे इसमें। 31 पे चलते हैं। 31 आपसे कह रहा है भारत में कृषि उत्पादों के बाजारों को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, कृषि उत्पाद श्रेणीगत चिन्हांकन अधिनियम, खाद्य उत्पाद आदेश 1956 और मांस तथा खाद्य उत्पाद आदेश 1973। देखिए, कृषि उत्पादों के बाजारों को विनियमित करने के लिए, या सीधे सीधे कहें कि कृषि उत्पादों के विपणन के लिए जो भारत में व्यवस्था की गई है, उसमें जो APMCs होती हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केटिंग कमिटीज़ होती हैं, उनको ये अधिकार दिया जाता है कि वे राज्य सरकारों को प्रतिनिधित्व दें और उन्हीं को विनियमित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो इसमें जो APMC वाला ऑप्शन है, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, APMC एक्ट के अंतर्गत ये रेगुलेट होते हैं। तो आप इसमें बी लगाएंगे। अगला प्रश्न, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है?
उद्योगों को उपलब्ध कराई गई एक अल्पकालीन पूंजी, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई एक दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई निधियां, उद्योगों के प्रतिस्थापन एवं नवीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां। देखिए, जोखिम पूंजी वो पूंजी होती है जो किसी भी नए स्टार्टअप में, जो बड़े पूंजीपति लोग होते हैं जो किसी बड़े नए स्टार्टअप में निवेश करते हैं, ठीक है। और ये वास्तव में स्टार्टअप कंपनियां चूंकि एक नया आइडिया लेकर आई होती हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, इन्वेस्टमेंट मिलना मुश्किल होता है, तो इसमें जो धनी निवेशक हैं वो पूंजी को दीर्घकालीन रूप से निवेश करते हैं और ये मानते हैं कि लंबे समय में ये एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पर सामने आएगा। ऐसे पूंजीपतियों को हम उद्यम पूंजीपति भी कहते हैं जो स्टार्टअप में किसी भी स्टार्टअप में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन और सही ऑप्शन है वो ये है कि जो नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई एक दीर्घकालीन पूंजी होती है, ऐसी पूंजी को ही हम जोखिम पूंजी कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण, समावेशी और धारणीय विकास, बेरोजगारी घटाने हेतु सतत एवं समावेशी विकास, तीव्रतर, धारणीय और ज़्यादा समावेशी विकास। देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो अपना आधा ही कार्यकाल पूरा कर पाई थी क्योंकि इसको बीच में ही ख़त्म करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल वास्तव में 2012 से 2017 होना चाहिए था, उसका लक्ष्य जो था वो अधिक समावेशी विकास था, जिसमें तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना ने अपने आधे कार्यकाल के दौरान 9% की औसत वृद्धि दर प्राप्त की थी, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में औसतन 4% की वृद्धि दर थी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए लगभग 10% की दर से इसने औसतन वृद्धि दर हासिल की थी। तो इसका जो लक्ष्य था वो था अधिक समावेशी, तीव्रतर, धारणीय विकास। तो आप इसमें डी लगाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है शर्करा उद्योग के उपोत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा, शीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भंड स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। तीसरा, शीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला, खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। देखिए, जो गन्ना होता है, ठीक है, जो गन्ना होता है उसमें जो रस निकालने के बाद रेशेयुक्त पदार्थ बचता है उसको खोई कहते हैं, ठीक है। खोई जो है वो वास्तव में चीनी उद्योग का एक उप उत्पाद है और इथेनॉल की मेकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम बायो ईंधन कहते हैं, ठीक है। तो एक बायोमास ईंधन के रूप में खोई का इस्तेमाल लगातार होता रहा है और इससे बहुत सारे फायदे भी हुए क्योंकि हमें इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंडिंग करके कॉस्ट एफिशिएंट भी किया। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, शीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। देखिए, जो शीरा होता है वो बेसिकली जैव उत्पाद है। जो कृत्रिम मानव निर्मित अकार्बनिक रसायन होते हैं, जो खादें होती हैं, उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। जो शीरा है उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो पौधों की वृद्धि के लिए एनपीके का कॉम्पोजिशन चाहिए वो शीरे में उपलब्ध नहीं होता है। उसके लिए रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शीरे में मुख्यतः कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, लेकिन हमें रासायनिक उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम चाहिए, जो कि इसमें नहीं हो पाता। तो इसलिए इसका इस्तेमाल रासायनिक खादों के रूप में, कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के रूप में नहीं किया जाता। शीरे को एथेनॉल के उत्पादन में प्रयुक्त किया जा सकता है। यह उत्तर सही है, यह पॉइंट सही है क्योंकि जो शीरा होता है उसमें एक समृद्ध स्रोत है पोषक तत्वों का और इससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो एथेनॉल का उत्पादन है उसमें। तो 1 और 3 सही है लेकिन 2 गलत है। तो आपसे पूछा जा रहा है सही उत्तर चुनिए, तो आप इसमें सी लगा दीजिए। सी इसका जो है बेहतर जवाब है। नेक्स्ट, ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि
ग्रामीण विकास बैंक के लिए राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की बात हो रही है। भूमि विकास बैंक लैंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आपको बताना है कि कौन किसानों को सीधा ऋण देता है। देखिए, जो क्षेत्रीय विकास बैंक हैं, जो आरआरबीज हैं, इनको रीजनल रूरल बैंक्स कहते हैं, जो आरआरबीज हैं, वो आरआरबीज वास्तव में स्थापित किए गए थे इस उद्देश्य से कि गांवों में जो लोकल लोग हैं उनको ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, इसका जो स्थापना हुई थी वो वास्तव में 26 सितंबर 1975 को हुई थी और इसका मूल उद्देश्य जो था बैंकिंग और ऋण सुविधाएं ग्रामीण पॉपुलेशन को, ग्रामीण जनसंख्या को उपलब्ध कराना था। तो जो रीजनल रूरल बैंक है ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो नाबार्ड है, देखिए नाबार्ड जो है वो एक रीफाइनेंस एजेंसी है, पुनर्वित्तीयन संस्था है। इसका कहने का मतलब ये है कि यह स्वयं किसी पब्लिक से सीधा डील नहीं करती। ये जो भी संस्थाएं किसानों को सहायता देती हैं, प्राथमिक क्षेत्र में ऋण दे रही होती है, उनकी फाइनेंसिंग करती है। तो नाबार्ड की स्थापना एक रीफाइनेंस एजेंसी के तौर पर हुई है, तो ये किसानों को सीधी ऋण सुविधा नहीं दे सकते, तो ये गलत है। तीसरा जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है, जो भूमि विकास बैंक है, वो वास्तव में वे वास्तव में स्थापित किए गए थे इस उद्देश्य से कि जो किसान है, जो कृषक वर्ग है, उसको दीर्घकालीन ऋण दिए जा सकें, जिससे वे कृषि के विकास को बढ़ावा दे सकें, कृषि उत्पादन में दीर्घकाल में वृद्धि कर सकें। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक वास्तव में दीर्घकालीन ऋणों के लिए स्थापित किए गए थे, तो ये किसानों को सीधे ऋण देते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है सही उत्तर चुनिए, तो इसमें केवल 1 और 3 सही हैं, आप सी लगा दीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नीतिगत पहल की है? पहला, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना। दूसरा, सिंगल विंडो ऑपरेशंस या सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान करना। और प्रौद्योगिकी अधिकरण एवं विकास कोष की स्थापना करना। आपसे पूछा जा रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की नीतिगत पहलें कौन सी हैं? ठीक है, तो देखिए इसमें जो है, जो राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र है, ठीक है, उसकी स्थापना वास्तव में की गई है जिससे एक एक्सक्लूसिव जोन बनाई जा सके, जहां पर विनिर्माण संबंधी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जा सकें। तो यह नीतिगत पहल विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए है। जो सिंगल विंडो क्लियरेंस है, वो वास्तव में जितने भी उद्योगों की स्थापना और ऑपरेशंस के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू काम होने हैं, उन सबको एक स्थान पर, एक जगह पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। तो यह सिंगल विंडो क्लियरेंस कार्य को आसान बनाती है और उद्योगपतियों की मदद करती है, जिससे वे कार्य को कर सकें। और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास कोष की स्थापना भी इस उद्देश्य से की गई है कि देश में जो विनिर्माण क्षेत्र है वहाँ पर प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अच्छे से वित्तीयन किया जा सके और सुविधाजनक ढंग से उसे इंडस्ट्रियल वर्ग को उपलब्ध कराया जा सके। तो 1, 2, 3 तीनों सही हैं। आपसे पूछा जा रहा है सही बताइए, तो आप इसमें डी लगा दीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, जो कह रहा है निम्नलिखित में से मूलतः समावेशी शासन का अंग किसे कह सकते हैं? ठीक है, समावेशी शासन का अंग निम्नलिखित में से किसे कह सकते हैं? पहला है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग की अनुमति देना, सभी बैंकों में प्रभावी जिला योजना समितियां गठित करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना, मिड डे मील का सशक्तिकरण करना। देखिए समावेशी शासन, ठीक है, जो सबको इंक्लूड करने का शासन है, ठीक है, उसमें ये पूछा जा रहा है कि किसको हम माने कि समावेशी शासन का अंग है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि जो पहली चीज है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग की अनुमति देना। देखिए जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, एनबीएफसीज के जो कस्टमर्स हैं और जो बैंकिंग सेक्टर के कस्टमर्स हैं, एनबीएफसीज के कस्टमर्स भी कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर की चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं, तो उनको इंक्लूड करने से कोई बहुत ज़्यादा समावेशी शासन में परिवर्तन आएगा, ये कहना उचित नहीं होगा। दूसरा, अगर प्रभावी जिला योजना सभी जिलों समितियां जो हैं, अगर प्रभावी जिला योजना समितियां सभी जिलों में लागू कर दी जाए और संगठित की जाए, तो इससे इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर होगा, इससे इंक्लूसिव ग्रोथ भी होगी, क्योंकि सारे जिलों में इस तरीके की समितियां गठित करने से वहां पर
जो प्लानिंग का सिस्टम है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। तीसरा, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना। अगर पब्लिक हेल्थ पर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो निश्चित तौर पर यह समावेशी शासन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसके साथ साथ जो दोपहर का भोजन योजना है, जो मिड डे मील स्कीम है, यह भी समावेशी शासन के अंतर्गत ही शुरू की गई थी, तो इसलिए यह भी सही है। तो 2, 3 और 4 सही हैं, पहला तो गलत है। तो आपसे पूछा जा रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए, तो आप इसमें सी लगा दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है कि लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि, क्या ऑब्जेक्टिव है लीड बैंक स्कीम का। ठीक है, तो देखिए जो लीड बैंक स्कीम है वो 1969 में शुरू की गई थी। ये योजना 1969 में शुरू की गई थी। इसमें यह डिसाइड किया गया था कि जिले के एक बैंक को लीड बैंक घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और वो अलग अलग बैंकों में के जितने भी अन्य बैंकों की ब्रांचेस होंगी उस ज़िले में, उनके माध्यम से उस ज़िले में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जितनी भी सरकार के वित्तीयन के संबंध में प्लान है, उन सबको, जैसे कृषि है, लघु उद्योग है, अन्य आर्थिक गतिविधियां हैं, ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना, इन सबको गाइड करेगा उस जिले में बाकी सारी ब्रांचेस को, जितनी भी ब्रांचेस रन हो रही होंगी। ये जो योजना शुरू की गई थी, इस योजना की परिकल्पना गाडगिल समिति ने दी थी। ठीक है, गाडगिल समिति गाडगिल स्टडी ग्रुप था बेसिकली, जिसका गठन किया था आरबीआई ने, और ये योजना शुरू होती है 1969 में। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं कि लीड बैंक प्रत्येक जिले में अपना कार्यालय खोलने का प्रयास करें, बड़े बैंक। दूसरा, विभिन्न राष्ट्रीय बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो, प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं, और सभी बैंक अपने पास राशि जुटाने का गहन प्रयास करें। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बेहतर ऑप्शन समझ में आता है, क्योंकि लीड बैंक में एक बैंक को लीड कर दिया जाता था, लेकिन अलग अलग जिले को प्रत्येक बैंक को अपनाने के लिए कहा गया, और वहां पर वो सघन विकास के लिए सरकारी योजनाओं को सही ढंग से लागू करवाने का काम करती थी। तो सी ही बेहतर ऑप्शन है इसका। अगला प्रश्न है, सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, जो मेगा फूड पार्क्स हैं, पहला, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना। दूसरा, खराब होने वाले पदार्थों की अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु। तीसरा, उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने के हेतु। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए जो मेगा फूड पार्क की अवधारणा है ना, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि जो खराब हो जाते हैं पदार्थ, जो वेस्ट हो जाता है, उसको बेहतर तरीके से प्रोसेस किया जाए, प्रसंस्करण किया जाए उसका बेहतर तरीके से, और उसके साथ साथ भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाए। देखिए भारत जो है ना, विश्व में दूसरे नंबर पर फल और सब्जी का उत्पादक है ना, अनाज का उत्पादक भी बहुत बड़ा है। तो बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ ये जो फूड ग्रेन्स खराब होते हैं, उसका अगर हम फूड प्रोसेसिंग कर लें तो जो वेस्टेज है वो बहुत मिनिमाइज किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई। तो इसमें देखिए पहला जो कह रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना, निसंदेह आपको ये कराना होगा। खराब होने वाले पदार्थों को अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु, अगर आप उसको जो चीज़ें 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में खराब हो जाती हैं, अगर आप उनकी प्रोसेसिंग कर लेंगे तो उसका वेस्टेज भी कम होगा और वो यूटिलाइज भी ज़्यादा होगा, यह भी सही है। तीसरा, उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है, तो नई टेक्नोलॉजीज, बेहतर प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये सब उपलब्ध कराने का उद्देश्य मेगा फूड पार्क में होता है। तो इसमें तीनों सही हैं। आपसे पूछा जा रहा है सही उत्तर चुनिए, तो आप इसमें डी लगाइए। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ SEZ एक्ट 2005 के कुछ उद्देश्य हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अवसंरचना सुविधाओं में विकास, विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन देना, केवल सेवा क्षेत्र के निर्यात को प्रोत्साहन देना।
देखिए जो SEZ है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र का मामला है, यह SEZ के संबंध में पहली पॉलिसी भारत में आती है अप्रैल वर्ष 2000 में, ठीक है। लेकिन इसे 2005 में कानून के तौर पर पारित किया जाता है। SEZ वह क्षेत्र होता है जिसे देश की भौगोलिक सीमा के अंदर स्थापित तो किया जाता है, लेकिन विदेशी व्यापार के उद्देश्य से जिसे फॉरेन सेक्टर जैसा ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराया जाता है, सरकार बहुत सारी छूट देती है यहाँ पर उत्पादन के लिए, और यहाँ का जो प्रोडक्ट होता है उसे सीधे निर्यात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये निर्यात के लिए बनाई गई एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होती है। तो अगर इसमें पहला पॉइंट हम देखें तो पहला पॉइंट आपका कह रहा है कि अवसंरचना सुविधाओं का विकास करना, ठीक है। तो अवसंरचना सुविधाओं के विकास करने के लिए निश्चित तौर पर SEZ की स्थापना की गई। दूसरा, विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहित करना। देखिए SEZ चूंकि हम विदेशी क्षेत्र मान भी रहे हैं, वहाँ पर निवेश और निर्यात के लिए हम छूट भी प्रदान कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर विदेशी निवेश होता है तो उसको हम अच्छा मानेंगे। केवल सेवा क्षेत्र के निर्यात को प्रोत्साहन देना। देखिए जो SEZ है वो केवल सेवा क्षेत्र के लिए नहीं है, मूलतः तो ये विनिर्माण इकाइयों के लिए है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए है, लेकिन सेवा क्षेत्र के लिए भी SEZ है। तो बेसिकली अगर हम ये कह रहे हैं कि ये केवल सेवा क्षेत्र के लिए है तो ये कहना गलत है। SEZ दोनों उद्देश्यों से हैं, और ज़्यादातर जो SEZ की स्थापना है वो विनिर्माण सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए विकास के लिए की गए हैं, न कि सेवा क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो तीसरा गलत है। आपसे पूछा जा रहा है इस अधिनियम के उद्देश्य क्या है, तो केवल 1 और 2 लगाइए, 3 को लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जब इस तरीके के क्षेत्रों की स्थापना की जाती है, और ये एक बेहतर मॉडल है निर्यात आधारित विकास का, इसमें रोजगार सृजन भी बहुत अच्छा होता है, निवेश भी अच्छा होता है, और देश के लिए ये एक अच्छा इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला क्षेत्र बनता है। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे, और अगले वीडियो में ही यह टॉपिक खत्म हो जाएगा और हम इस सब्जेक्ट के अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।